मैं हूं लक्ष्मी शर्मा। हम एनटीपीसी की क्लास शुरू किए हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम क्या किए थे, अपना टाइम टेबल देखे थे कि हम किस प्रकार से इस क्लास को आगे करेंगे, और उसके साथ ही हम हिस्ट्री से शुरुआत किए थे। ठीक, आज हमारी क्लास होगी वो मैथ्स की होगी। मैथ्स में हम देखे थे कि मैथ्स की क्लास कैसे लेंगे, एक एक चैप्टर वाइज ना लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस प्रकार से प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न आपके मैथ्स से पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से हम 30 क्वेश्चन की डेली यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रैक्टिस की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 2016 में हुए एनटीपीसी के पेपर को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एनटीपीसी का 2016 में जो पहला पेपर हुआ था वो हुआ था 28/3/2016। तो 28/3/2016 का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, आज हम उसमें जो 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग और एप्टीट्यूड से आने हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे, मैथ्स के रहेंगे। तो 2016 में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन आए थे, आज हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और प्रश्न हमको ऐसे ही क्या करना है, हल करके प्रैक्टिस करने हैं। एक एक चैप्टर से हम करेंगे तो उससे हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब हम सारे मिक्स क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे, जैसा पेपर में पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन एक साथ पूरे चैप्टर से, उसी प्रकार से हल करेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी 360 रुपये में एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरे खरीदता है। एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरे खरीदा तथा 10% की लाभ से बेचा। 10% की लाभ से बेचा, तो प्रति दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचा। ठीक है, प्रति दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचा। अब प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि 360 रुपये में 144 संतरे खरीदा और 10% की लाभ पर बेचा। तो हमको निकालना है कि जो संतरे बेचता है, तो प्रति दर्जन मतलब हमको 12 संतरों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है कि कितने में खरीद रहा है, 360 रुपये में खरीद रहा है, 10% की लाभ पर बेच रहा है, मतलब इसका 110%। गुणा कर लेंगे 36 × 11, 11 × 6 = 66 की 7 बचा 6, 11 × 3 = 33 और 6 = 39, मतलब 396 रुपये में, 360 रुपये में खरीदा और 396 रुपये में बेचा। ये 396 रुपये कितने संतरों का रेट है, 144 संतरों का रेट है। हमको कितना पूछा है, एक दर्जन मतलब कितना होता है, 12, तो हमको 12 संतरों का रेट निकालना है। तो कैसे करेंगे, जब हमको पता है कि 144 संतरे कितने में मिलते हैं, 396 में मिलते हैं, तो 12 संतरे कितने में मिलेंगे, 396/144 × 12, तो 12 12 144। ठीक है, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो कितना हुआ, 33 रुपये। इसका मतलब है कि प्रति दर्जन संतरे कितने में बेचेगा, वो 33 रुपये में बेचेगा। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान से आप करते जाइए। प्रश्न जैसे ही आप देखते हैं, थोड़ी देर वीडियो को रोक के आप खुद बना के देखिए, उसके बाद आप आंसर जो है मैच कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी
36,200 रुपये, 36,200 रुपये और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये मिलते हैं। 33,550 रुपये वेतन मिलता है। ठीक है, तो औसत वेतन कितना होगा? तो प्रत्येक कर्मचारी का क्या निकालना है? औसत वेतन कितना होगा हमको निकालना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है इसमें। ए 34,875 रुपये, बी 34,610 रुपये और सी 27,600 और डी 36,610 रुपये। ठीक है, चलिए औसत में ये किसका क्वेश्चन है? ये औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, तो औसत के लिए हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। इसका मतलब हुआ कि इसके लिए फॉर्मूला क्या है? औसत निकालने के लिए हमको क्या है? यदि कुल कर्मचारियों का कुल वेतन, कर्मचारियों का कुल वेतन बटे कर्मचारियों की कुल संख्या। ठीक है, ये हमको पता रहेगा तो हम औसत निकाल लेंगे। तो आप देखिए 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी कितना मिल रहा है? 36,200 रुपये मिल रहा है। जब एक को 36,200 मिल रहा है तो 10 को कितना मिलेगा? 10 को कितना मिल जाएगा? 36,200 गुणित 10, ये 10 लोगों का हो गया। इसके अलावा फिर 15 कर्मचारी और है जिनको प्रति कर्मचारी कितना मिलता है? 33,550 रुपये। तो इनका कुल कितना हो जाएगा? 33,550 गुणित 15, ये हमारा क्या हो गया? कर्मचारियों का कुल वेतन। अब कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो गई? कर्मचारियों की कुल संख्या हमारी हो गई कितनी? 10 पहले से थे, 15 और 10 15 25। अब इसको हल कैसे करना है जल्दी। ठीक है, देखिए ये 25 है, इसमें दिख रहा है आपको, इसमें भी 25 कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें भी 25 कॉमन निकाल सकते हैं, या दिक्कत हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये बीच में यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ 25 और यहाँ 25। अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 शून्य 0, ये भी हो जाएगा। 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 शून्य 0। तो अब कितना हो गया हमारे पास? ये औसत हमारा कितना हो गया? 7,240 गुणित 2 धन 6,710 गुणित 3। इसको आराम से कर सकते हैं आप। ये 0, ये 8, ये 4, ये 14 प्लस ये 0, ये 3, ये 7, ये 21, 1 बचा 2, 20, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों को हम क्या करेंगे? अब जोड़ लेंगे। ये 0, ये 6, ये 4, ये 3, तो कितना हो गया? 34,610। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना बैंक से 2,75,000 का क्या करती है? कार लोन लेती है। मीना बैंक से 2,75,000 का कार लोन लेती है। कितने ब्याज पे? 8% ब्याज की दर पे।
ठीक है। 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर देती है, पूरा भुगतान करती है। ठीक है। मीना बैंक से 2,75,000 रुपये का लोन लेती है और 3 वर्ष में वो पूरा भुगतान करती है। और भुगतान करने में वो कुल कितना देती है? भुगतान करने के लिए वो कुल 3,35,000 और अपना स्कूटर बेचती है। तो इस स्कूटर का रेट निकालना है। ठीक है। क्या करती है? मीना बैंक से 2,75,000 का कार लोन लेती है और इस लोन को चुकाने में कितने ब्याज पे? 8% के ब्याज पे लेती है, जिसको वह 3 वर्ष में क्या करती है? पूरा कर देती है। लेकिन इस लोन को चुकाने में वो क्या करती है? 3,35,000 रुपये पैसे देती है और उसके साथ में अपना स्कूटर बेच के जो भी उसके पास पैसा आता है उस पैसे को भी देती है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इस स्कूटर का रेट हमको निकालना है। ठीक है। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं। 60,000 रुपये, बी है आपका 6,000 रुपये, सी है आपका 6,600 रुपये और डी है आपका 66,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए, इसको जब हल करेंगे 2,75,000 रुपये 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष में कुल कितने रुपए होंगे? मिश्र धन हमको निकालना है। ठीक है। कुल कितना होगा ये हमको निकालना है। इसका मतलब है कि 3,35,000 प्लस स्कूटर का मूल्य बराबर कितना होगा? 3 वर्ष के मिश्र धन के बराबर होगा। यही होगा क्वेश्चन में। अब समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? 3,35,000 प्लस स्कूटर का जो भी मूल्य है उतना पैसे वो क्या करती है? बैंक को देती है। और वो किसके बराबर होगा? इसके कितना पैसा होगा? वो 3 वर्ष के मिश्र धन के बराबर होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3,35,000 प्लस स्कूटर का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? 2,75,000 प्लस 3 वर्ष का मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणी दर गुणी समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 2,75,000 है। ठीक है। दर कितना है? 8%। समय कितना है? और ये बटे 100। यही होगा। इन दोनों से क्या करेंगे? 2,75,000 कॉमन हो जाएगा हमारा। 3,35,000 धन x बराबर 2,75,000 हमारा कॉमन हो गया। कितना बचा? 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 3 दूनी 6, 6 बटे 24 ये है। या इसको काटते नहीं हैं क्योंकि क्या होगा? 0 0 कैंसिल होगा तो हमको आसानी होगी। तो 8 दिया 24 बटे 100। इसको हल कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 2,75,124 बटे 100। तो ये 0 और 0 कैंसिल। ठीक है। तो 2,75,000 0 कैंसिल होगा तो कितना हो गया? 2,750 गुणित 124 इतना ही होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? x बराबर, इसको हम माइनस कर लेंगे 3,35,000 रुपये को। ठीक है। 3,35,000 को क्या करेंगे? हम माइनस कर लेंगे। अब इसको आप गुणा करके इसको माइनस कर लीजिएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे हम करके देख लेते हैं। 0 4 5 20 की 0 बचा 2
7 चौक 28 और 2 30 की शून्य बचा 3, 4 दूनी 8 3 11। फिर 2 को गुणा कर लेंगे, ये हो गया। फिर तो कितना हो गया ये हमारा 0 0 0 5 5 10 11 की 1 बचा 1, 7 1 8 1 9 5 14 की 4 बचा 1, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें किसको माइनस करेंगे 33,500, यही हो गया 3,35,000। 0 0 0 11 में 5 गया 6, ये 3 हो गया 0। आंसर कितना आ गया हमारा 6,000। कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे, आपको आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि cot A बराबर 12/5 है। ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है ये। इससे आप देखेंगे हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यदि आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर पे हम अलग से क्लास बनाएंगे। ठीक है, यदि cot A बराबर कितना है 12/5 है, तो sin A प्लस cos A इंटू cosec A, इसका हमको क्या करना है, इसका मान हमको बताना है। आपके ऑप्शन है A 12/5, B 17/5, 11/5 और D 2। ठीक है, चलिए अब हमको पता है हमको किसका मान दिया है, cot A का मान दिया हुआ है। तो क्या आप इसको cot A में बदल सकते हैं? यदि हमको दिख रहा है sin cos और cosec है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin A प्लस cos A। अब देखिए cosec A का cosec A को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि 1/sin A इज इक्वल टू कितना होता है cosec A, यही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin A। जब इसको अंदर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin A और sin A, अगर इसको अंदर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये sin A और इसका भी sin A। तो sin A कैंसिल, तो 1 हो गया। और cos A अपॉन sin A क्या होता है, cos बटे sin क्या होता है, cot होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cot A। तो 1 प्लस cot A का मान हमको दिया हुआ पहले से 12/5, इसको ऐड कर लेंगे, 5 एकम 5, तो कितना हो गया 17/5। हमारा आंसर कौन सा हो गया, B। ठीक है, तीन चीज़ें इसमें होती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। ठीक है, ये होता है। sin थीटा बराबर क्या होता है हमारा, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो क्या होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, cosec हो जाता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। इसीलिए हम क्या किए हैं यहाँ पे, cosec को
कौशिक क्या है, कर्ण बटे लंब है, तो हम कौशिक को 1/sin लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/sin यदि लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो गया, मतलब कौशिक हो गया। इसीलिए कौशिक को हम क्या लिख दिए हैं वहाँ पे, 1/sin थीटा ए लिख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है, इसको लिख नहीं रहे हैं, कि निम्नलिखित में से किसको हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आपको 2-3 ऑप्शन दे दिया है, जिनका योग 90 अंश होता है, जिनका योग 180 अंश होता है, जिनका योग 45 अंश होता है, जिनका योग 360 अंश होता है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 2 चीज़ याद रखिएगा, पूरक और समपूरक। पूरक कोण किसको बोलते हैं, पूरक कोण उसको बोलते हैं जिनका योग जो है 90 होता है। ठीक है, जिनका योग 90 होगा उनको क्या बोलते हैं, पूरक कोण, और जिनका योग 180 अंश होता है उसको क्या बोलते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको पूछा है सीधे सीधे कि निम्न में से कौन सा कोण समपूरक कोण कहलाता है, और आपको ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लेना होगा, जिनका योग 180 अंश होता है उसको हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक, दो नल है x और y, दो नल क्या है, x और y, जो किसी टंकी को, ये दोनों क्या है, नल है, किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भरते हैं। x और y किसी टंकी को क्रमशः क्या है, 5 घंटे और 10 घंटे में भरते हैं। एक तीसरा नल है z, जो क्या करता है, टंकी से पानी को बाहर निकालता है, और भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना लगता है, 20 घंटे का समय लेता है। यदि तीनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए, एक्स वाई क्या करते हैं, किसी टंकी को कम से 5 घंटे और 10 घंटे में भरता है, और जो तीसरा नल है वो क्या करता है, 20 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, ए है आपका 5, बी ऑप्शन है 4, सी है आपका 7 और डी है आपका 8। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को जब भी देंगे, इस प्रश्न को हल करते समय याद रखना है, क्या करना है आपको, एक्स जो है क्या करता है, टंकी को 5 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, एक्स द्वारा 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 1/5 भाग भरेगा। ठीक है, और y जो है 1 घंटे में कितना करेगा, 1/10 भाग करेगा, और z जो है 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/20 भाग खाली करेगा। ठीक है, अब तीनों नल एक साथ काम कर रहे हैं, ये भी ये भी ये भी, तो 1 घंटे में तीनों के द्वारा कितना भरा जाएगा, तो 1/5 धन 1/10, ये खाली कर रहा है तो 1/20। इसको हल कर लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, तो ये 4 + 2 + 1 कितना हो गया, ये 1 मिनट क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक, ये क्या कर रहा है, माइनस है ये। ठीक है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में ये दोनों भरते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये खाली करता है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो 4 2 6 1 5, इसका मतलब है कि तीनों नल जब एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में टंकी का क्या होगा, 1/4 भाग भरेगा। जब 1 घंटे में 1/4 भाग भरता है तो टंकी को पूरा भरने में कितने समय लगेंगे, पूरा समय लगेगा 4 घंटे का। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन बी, मतलब टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न क्या होते हैं, हम गलतियां कर देते हैं। इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। ए आपका 2%, बी आपका 12%, सी आपका 1% और डी आपका 1.2%। ठीक है, तो आपको पूछा है कि जो 1 घंटा है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए ये क्या है, घंटे में है, ये मिनट में है, ये सेकंड में है। ठीक है, जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन हम हल करेंगे इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 घंटे को हम क्या कर लेंगे, 1 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को भी कर लेते हैं। 1 मिनट में 1 मिनट 12 सेकंड, यही दिया है आपको। ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 12 मतलब 72 सेकंड। तो अब आपको क्या बताना है, 360 सेकंड का 72 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत होगा, आपको क्या निकालना है कि कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत होगा ये, 72 गुणित 100/3600, यही होगा। दोनों जीरो कैंसिल, 36 दूनी 72, इसका मतलब है कितना प्रतिशत होगा, 2% होगा। ठीक है, बन जाएंगे प्रश्न। आसान है, कई बार हम इसको क्वेश्चन को 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई, 2 चीज़ें नहीं दी गई, इनको हमको क्या करना है, दोनों को सेकंड में बदल के जोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में लिखेंगे, क्वेश्चन आप समझिएगा। ठीक है, और आपको लिखना है तो आप उसको क्या करते जाइए, नोट करते जाइए। हमको दो स्थान दिया है ए और बी, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, इनकी बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। 2 स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ चलते हैं। यहाँ पे एक यात्री चलना शुरू करेगा और यहाँ पे यात्री चलना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं 2.5 घंटे बाद। ठीक है, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। यहाँ से एक स्कूटर यात्री चलता है और यहाँ से एक स्कूटर यात्री एक ही समय पर चलते हैं। 2.5 घंटे बाद क्या स्थिति होती है, 2.5 घंटे बाद क्या होता है, इनकी बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। इसका मतलब है ये भी कुछ चला और ये भी कुछ चला, जिससे ये यहाँ पहुँच गए। इनके बीच की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर रह गई है। 2.5 घंटे बाद ए की ओर से चलने वाला व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया, बी की तरफ से चलने वाले व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गए। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 25 किलोमीटर है। ठीक है, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों की चाल हमको निकालनी है। अब मान के चलते हैं इस स्कूटर की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा, क्योंकि इसकी चाल क्या है, इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो अब देखिए हमको क्या पूछा है, चाल पूछा है। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है, दूरी बटे समय होता है। अब हमको अलग अलग क्या कर सकते हैं, चाल हम निकाल सकते हैं क्या, दूरी हमको पता है, हमको इन दोनों के द्वारा चली गई दूरी तो पता है, लेकिन अलग अलग दूरी पता नहीं है। देखिए
कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर है, लेकिन 2.5 घंटे बाद इनकी बीच की दूरी कितनी रहती है 25 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 2.5 घंटे में A प्लस B कितना दूरी चलते हैं, कुल 275 किलोमीटर चले। यही हुआ, दोनों क्या किए 275 किलोमीटर चले हैं। ठीक है, तो हम A के द्वारा चली गई दूरी और B के द्वारा चली गई दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणित समय। चाल कितना है पहले का x किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लिया 2.5 घंटे का लिया, प्लस B की चाल कितनी है x प्लस 10 और समय कितना लिया ये भी 2.5 घंटे, और इन दोनों की दूरी का योग कितना होगा 275 होगा। यही होगा, चाल गुणित समय तो A की दूरी हो गई और चाल गुणित समय तो B की दूरी हो गई, और दोनों कुल मिलाकर कितनी दूरी चले हैं, क्योंकि इनके कुल दूरी 300 किलोमीटर थी, अब शेष 25 रह गया है। इसका मतलब है दोनों कुल मिलाकर 275 किलोमीटर चले हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। ये कितना हो गया 2.5x प्लस इसको अंदर गुणा कर देंगे, ये भी 2.5x प्लस ये कितना हो गया 25 बराबर 275। इन दोनों को ऐड करेंगे 2.5 कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले गए तो कितना हो गया 250, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 250/5, ये हो गया 50। इसका मतलब है कि इसकी चाल कितनी हो गई, इसकी चाल हो गई हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी होगी 50 प्लस 50 प्लस 10 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बन गया ये। सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ने में कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप जितना उसको इजी तरीके से आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03। ठीक है, 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में कितना घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सीधे कर सकते हैं 107.03 में 96.4, तो ये 3 इधर आया, 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, ये इधर 1 ले लिए तो कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 0 और ये 10 में 9 गया 1, तो 107.3 में जब 10.63 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 96.4 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, जिसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है, 35,828 है, और इन दोनों संख्याओं का HCF मतलब इन दोनों का HCF कितना है 26 है, तो हमको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, हमको क्या करना है LCM ज्ञात करना है। एक ही फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल ये होता है। अब इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या दिया है। HCF हमको दिया है कितना है 26 है, LCM के बारे में पूछा है और इसको भी दिया है कितना है 35,828। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा ये 35,828 आगे 26, 13 से डिवाइड 2 से कर लीजिए पहले, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 नहीं 18,
ये हो जाएगा, ठीक है। 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 एक कम 13, 4 बचा, 13 तिया 39, कितना बचा 10, 91, 13 अट्ठे 104, कितना हो गया हमारा 1378, ठीक है। कितना हो गया 1378, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप जब प्रश्न हल करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमको लंबे मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो यहाँ पे मैं हल कराई हूँ, थोड़ा आपको सिस्टम से लिख के सब हल कर रही हूँ। आपको वहाँ पे क्या कितना करना रहेगा, आपको वहाँ पे सीधे सीधे क्या करना रहेगा, LCM इज इक्वल टू 35,828/26, बस हो गया। जितना हम लिखे उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपके ये मुश्किल से 30 सेकंड का ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि प्रश्न जो भी सेट करते हैं, हमेशा प्रश्न ऐसे सेट करते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन है उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, उसको आपको बहुत कुछ सेकंडों में हल करके क्या करना है, समय बचाना है। और जो क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं उसमें उस समय को लगाना है, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है कि 7 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन में आपको दिया है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सप्तभुज क्या कहते हैं। तो आपको पता है 7 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं, सप्तभुज कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 से 100 के मध्य कितनी भाज्य संख्या होती है। 50 से 100 के मध्य कितनी भाज्य संख्या होती है। तो आपको क्या है पता होनी चाहिए, ये तो आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है आपको याद होना चाहिए। 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 9 होती है, ठीक है। 1 से 50 के बीच 15 होती है, 1 से 100 के बीच 25 होती है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से और सिर्फ 1 से विभाजित होती है, इनके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। मतलब जो अंक दिया रहेगा वो दिया हुआ अंक और 1, इन दोनों से बस विभाजित होगी, इनके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब देखिए आपको 100 तक तो कम से कम याद ही होना चाहिए। तो 1 से 25 तक 9 होते हैं, 1 से 50 तक 15 होते हैं, 1 से 100 तक 25 होते हैं। तो आपको क्या पूछा है, 50 से 100 तक पूछा है। तो 1 से 50 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 50 से 100। तो 1 से 100 तक 25 है और 1 से 50 तक 15 है, तो 25 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि 50 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पढ़े और तुरंत टिक करना है, इसमें बिल्कुल भी हमको क्या करना है, समय नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहे हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, मतलब काफ़ी इजी प्रश्न है। आपको यदि बेसिक उसका पता है तो इसके प्रश्न आपको हल हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया आपको √1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आएगा ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है cot थीटा, sin थीटा, tan थीटा और sec थीटा, ठीक है। अब एक फार्मूला है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से बनते हैं। वो क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस फार्मूले से हमको इसको हल करना है। अब आपको पता है कि ये क्या है, 1 - sin स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको जब हम sin स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको रूट को हल कर लेते हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमको पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट cot थीटा इसका आंसर,
ठीक है। अब आपके 13 से 15 तक अभी जो क्वेश्चन करेंगे ये उसी से हल होगा। 13 से 15 कितने क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। तो वैसे आपको 2-3 क्वेश्चन एक में रहेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर हमारा कैलकुलेशन गलत हो तो हमारे तीनों क्वेश्चन एक साथ गलत हो जाएंगे। ठीक है। चालीस छात्रों की एक कक्षा में, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 28 लोग तमिल बोल सकते हैं। चालीस छात्रों की कक्षा में 28 लोग तमिल बोल सकते हैं और 30 छात्र तेलुगु बोल सकते हैं। 30 छात्र तेलुगु बोल सकते हैं। ठीक है। 40 छात्रों की कक्षा में 28 लोग क्या है, तमिल बोलते हैं और 30 लोग तेलुगु बोलते हैं। और सभी छात्रों में कम से, सभी छात्र क्या है, सभी छात्र कम से कम एक भाषा जरूर बोलते हैं। ठीक है। एक से ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये 100% है कि सभी छात्र दोनों में से कम एक भाषा तो बोलते ही हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है, तो इससे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमको क्या दिया गया है, देखिए 28 लोग क्या हो रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं और 30 छात्र क्या हो रहे हैं, तेलुगु बोलते हैं। और कुल कितने हैं, 40 है। इसका मतलब है कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं। ये छात्र हमको निकालने हैं। ये मान लिए कितने लोग हैं, ये 28 तमिल वाले हैं और ये क्या मान लिए, ये 30 तेलुगु वाले हैं। ये जो छात्र हैं क्या हैं, ये दोनों बोलते हैं। तो कितने छात्र दोनों बोलेंगे, 30 + 28, तो 40 इसमें क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना हो गया 18। इसका मतलब है कि 18 लोग क्या हैं, दोनों बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपको। कुल 40 लोग हैं जिसमें से 28 क्या हैं, तमिल बोल रहे हैं और 30 क्या बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलेंगे, वो हमको नहीं पता, वो हमको निकालना है। कैसे निकालें, दोनों को ऐड किए तो कितनी हुई, 58 हुई। इसका मतलब है कि 18 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। तो अब आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। 13वां क्वेश्चन है कि केवल तमिल कितने लोग बोलते हैं। तो केवल तमिल कितने लोग बोलेंगे, केवल तमिल कितने लोग बोलते हैं। तो तमिल कुल कितने लोग बोल रहे हैं, 28 लोग कुल तमिल बोल रहे हैं, जिसमें से 18 लोग ऐसे हैं कि तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं। इसका मतलब है कि 28 में यदि इन 18 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वे लोग हैं जो केवल क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। क्योंकि 28 में से 18 ऐसे हैं जो तेलुगु भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। इनको हम घटा दिए तो क्या मिल गया, केवल तमिल बोलने वाले मिल गए। केवल तेलुगु कितने लोग बोलेंगे, केवल तेलुगु 30 ऋण 18 करेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है। दोनों कितने लोग बोलते हैं पूछा है आपको, तो दोनों कितने लोग बोलते हैं, 18। ठीक है। आपको इसमें 3 क्वेश्चन किए हम कि केवल तमिल कितने बोलते हैं, केवल तेलुगु कितने बोलते हैं और दोनों भाषा कितने लोग बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपको कि राज एक व्यक्ति है। राज ने 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 नंबर लाए। राज ने 4 विषय में क्या किए हैं, अपने 67, 69, 78 और 88 नंबर प्राप्त किए हैं। और 5वें विषय में वह कितना अंक प्राप्त करे, ताकि औसत कितना हो जाए, औसत 80 नंबर हो जाए।
औसत अंक कितना हो, 80 अंक का हो जाए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है कि राज क्या करता है 4 विषय में, एक में 67, दूसरे में 69 और तीसरे में 78 और चौथे में 88 नंबर लाते हैं। अब वो बोल रहा है कि वो 5वां विषय में कितना नंबर लाए जिससे औसत क्या हो जाए हमारा, जिससे औसत हमारा 80 हो जाए। ठीक है, तो 80 अंक यदि 5 विषय में, 5 विषय का औसत कितना होगा, 80 अंक होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो 5 विषय का औसत 80 अंक होगा, मतलब कुल कितने हो जाएंगे, कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक हो जाएंगे 80 गुणित 5, 400 अंक होने चाहिए कुल। ठीक है, तो अब हमको पता है कि 4 विषय में इतने इतने अंक लाए हैं, तो चारों विषय का अंक कितना हो जाएगा कुल, 67, 69, 78 और 88। ठीक है, जब वो 4 विषय को मिला के 302 नंबर लाया है, तो 5वें विषय में उसको इतना नंबर लाना पड़ेगा कि कितना हो जाए, 400 अंक हो जाए। इसका मतलब है कि 5वें विषय में कितना लाएगा वो, 98 नंबर, 98 अंक वो लाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी हल करने हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष में 37,500 रुपये कितना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष में 37,500 रुपये कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक गणना हो रहा है। ठीक है, अर्धवार्षिक। ठीक है, ब्याज की दर क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तब निकालना है। आपको दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष में, मतलब 1.5 वर्ष में 37,500 रुपये कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक समायोजित हो रहा है। जब भी अर्धवार्षिक दिया है तो क्या हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा। तो दर कितना हो जाएगा, 8/2। अर्धवार्षिक मतलब कितना, 1/2 वर्ष होता है। तो ब्याज दर कितना हो गया, 4% हो गया। और समय कितना हो जाएगा, समय देखिए 1/2 मतलब 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 एकम 2, 3/2। एक साल में 2 छमाही, तो किससे गुणा कर देंगे। याद रखिएगा, जब भी छमाही होगा दर को क्या करना है, आधा करना है, और समय को क्या करना है, दुगुना करना है। तो कितना हो गया, 3। अब इसको हल कर लेंगे। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है, मिश्र धन बराबर कितना होता है, मूलधन 37,500 हो जाता है 1 प्लस आर कितना है हमारा 4, ये हो जाएगा। एक 104/100 गुणित 104/100 गुणित 104/100, यही होगा। ये 0 0 कैंसिल, हमारे पास कितना हो गया 375 गुणित 104 गुणित 104/100 गुणित 104/100। ठीक है, अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कैलकुलेशन फास्ट करने का क्या है, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पता है पूरे मैथ्स में सिर्फ 4 कैलकुलेशन हम करते हैं, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे। तो ये आप अपना क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस से इसको अपना फास्ट रखेंगे। ठीक है, इसको जितना आप फास्ट रखेंगे आपका क्वेश्चन क्या है उतने ही जल्दी सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, ए की लंबाई बी की लंबाई, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। तो हमको क्या करना है, तो हमको बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, हमको दिया है कि ए की लंबाई बी की लंबाई से 5/8 है। तो हमको क्या करना है, बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात निकालना है। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, बी अनुपात ए ये निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की जो लंबाई है किसके बराबर है, बी की लंबाई के 5/8 के बराबर है, ये दिया है। और निकालना क्या है, बी अनुपात ए निकालना है। अब क्या करेंगे, बी अनुपात ए निकालना है तो ए की उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5/8 बराबर बी अनुपात ए। तो कितना हो जाएगा, ये 8/5 बराबर बी अनुपात ए। तो बी अनुपात ए बराबर कितना हो गया, 8:5। ठीक है, इन क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इनको पढ़ें और ये तुरंत सॉल्व होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्र का माप कितना होता है। तो एक शब्द है इसमें, समकोण समकक्ष त्रिभुज, समकोण समकक्ष त्रिभुज। समकोण समकक्ष त्रिभुज किसको बोलते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आपको पूछा है कि समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्र का माप कितना होगा, मतलब इन दोनों कोणों का मान पूछा है कितना होगा। तो आपको पता है ये 90 है तो ये क्या हो जाएंगे, 45-45 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, अगले क्वेश्चन में दिया है 2/3 बच्चे, यदि 2/3 बच्चे कितने हैं, 1 से 12 वर्ष के आयु के हैं। प्रश्न में आपको दिया है कि 2/3 बच्चे क्या हैं, 1 से 12 वर्ष की आयु के हैं, और 3/4 बच्चे क्या हैं, 1 से 8 वर्ष के हैं। तो अब आपको प्रश्न में पूछा है कि 9 से 12 वर्ष के बच्चे ये कितने होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 1 से 12 पता है और 1 से 8 पता है, तो यदि 1 से 12 में 1 से 8 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएंगे, 9 से 12 मिल जाएंगे। तो वही हम करेंगे। 1 से 12 कितना है, 2/3 है, और 1 से 8 कितने हैं, 3/4 है। देखिए आपको 1 से 12 में 2/3 और 1 से 8 में कितना दिया है, 3/4 दिया है। क्वेश्चन में मिस्टेक ये किया है ये, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन ऐसा दिया है। देखिए हमको ज़्यादा सोचना नहीं, हमको सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान देना है। ए आपको दिया है 1/4, बी आपको दिया है ऋण 1/12, सी आपको दिया है 1/2 और डी आपको दिया है 1/4। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या किया है, आपको पता है 2/3 और 3/4 में बड़ा कौन होता है, 3/4 बड़ा होता है। तो 1 से 8 वर्ष में बोल रहा है कि ज़्यादा बच्चे हैं और 1 से 12 वर्ष में कम बच्चे हैं, ऐसा आपको प्रश्न दिया हुआ है। वो हमको जो दिया है हमको वही हल करना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि 1 से 8 में ज़्यादा बच्चे दे दिया और 1 से 12 में क्या किया है, कम में दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो आंसर कितना हो गया, ऋण 1/12। तो हमारा ऑप्शन क्या है, वो बी। वो आपको दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और इसीलिए आपको ऑप्शन में भी वो ऋणात्मक दिया है। इसीलिए हमको इस प्रश्न पे ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ हल करना है। हमारा जो भी आंसर आता है वो ऑप्शन से मैच जिसमें होगा हम उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अनिल 6 रुपये प्रति अंडे की दर से क्या करता है, 100 अंडे खरीदा। 100 अंडे खरीदा, 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदा। अब वो क्या करता है, 25 अंडों को 10%, 25 अंडे को क्या करता है 10% लाभ पर बेचा। 25 अंडे को क्या किया वो 20% हानि पर बेचा। और 50 अंडे को क्या किया वो 50 अंडे को 25 अंडे को 25% हानि पर बेचा और 50 अंडे को 20% लाभ पर बेचता है। तो कुल मिलाकर उसको कितना लाभ या हानि होता है। 6 अंडे को क्या किया है, 100 अंडों को क्या है 6 अंडे प्रति रुपए की दर से खरीदा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, कुल 600 रुपये में वो खरीदा। अब विक्रय मूल्य निकालना है। इसको मैं पूरा हल नहीं करूंगी, इसको आप आगे खुद करेंगे। सिर्फ हमको क्या करना है, इसको हल करते समय 25 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 गुणित 6। इसको क्या किया है 10% लाभ पर, मतलब 110%। धन 25 अंडे फिर आए हमारे पास, इनका मूल्य कितना हो जाएगा 25 गुणित 6। इसको क्या किया है 25% हानि पर, इसका मतलब है इसका 75% निकालेंगे। धन 50 अंडे हैं, 50 गुणित 6, इनका क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। इसको क्या किया 20% लाभ पर का 120%। इसको हल कैसे करते हैं देख लीजिए। 25/6 आप तीनों से कॉमन निकाल लेंगे। 25 गुणित 6 तीनों से कॉमन निकाल लिए तो कितना बचा 110/100 धन 75/100 धन ये 25 गुणित 2 कर लिए तो 2 बाकी है, तो 120 गुणित 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240/100। अब इसको आप हल करेंगे, इसको आप हल कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा ये, इसको जब हल करेंगे तो हमारा ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य हमारे पास है, तो हम देख सकते हैं कि हमको कितने का लाभ या हानि हुआ है। ठीक है, इसको आप हल कर लेंगे। इसका आंसर आपका आएगा 6.25% का लाभ होगा। आप इसको हल करके देखिए, एक बार में आपका आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए, और दूसरा कैलकुलेशन फास्ट भी होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का आप याद रखेंगे कि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई क्वेश्चन एक बार गलत होता है तो उसको दोबारा जब हल करते हैं तो क्या होता है वो उतना ही उलझते जाता है और हमको उतना ही टाइम वो लेता है। इसीलिए किसी भी प्रश्न को हल करने समय एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार में आंसर आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। भले आप 10 सेकंड 12 सेकंड ज़्यादा समय ले लें, लेकिन कैलकुलेशन क्या है सही होना चाहिए। फिर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हम आ चुके हैं। इसमें आपको दिया है, इसमें आपको वो 4 अंक दिए हैं। पहला दिया है 44, 4456, फिर 4465, फिर दिया है 4655, फिर दिया है 4665, फिर दिया है 4565। इसको बोला है घटते क्रम में रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। इन चारों अंकों को यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो मध्य में कौन सा अंक होगा। घटते क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक देखते हैं। हमेशा देखेंगे ये भी क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये भी 1000 का है, 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 चारों 1000 के हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब चारों 1000 के हैं तो अब हम अंक को देखना शुरू करेंगे। 1000 के स्थान पर क्या है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर देखेंगे सैकड़े के स्थान में जाएंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अब देखते हैं यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। अब इन दोनों में से पहला एक होगा जो सबसे बड़ा होगा। सैकड़ा 1000 और सैकड़े के स्थान में 4 6 4 6 है। अब आगे बढ़ते हैं, दहाई में इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 6 6 5, यही होगा। फिर 6 ये इसको लिखेंगे 4 6 5 5, ये दोनों लिख चुके हैं। अब देखते हैं 4 4 4 4 4 5, इसका मतलब है कि 4 5 वाला पहले आएगा। फिर इनमें देखते हैं दोनों में 4 4 है, 4 4 तो है, ये क्या है 5 6 है, ये 6 5 है, इसका मतलब है कि ये 4 4 6 5 पहले आएगा, फिर 4 4 5 5, इसके मध्य में कौन सा आया है ये वाला आ गया। ठीक है, बन जाएंगे ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक यात्री क्या है बस से यात्रा कर रहा है, बस से यात्रा करते हुए
देखा, क्या देखा कि बस जो है, बस क्या है 35 खंभों को 1 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है, 1 मिनट में पार कर लेती है। और खंभे, दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। एक यात्री क्या कर रहा है? बस में यात्रा कर रहा है और वो देखता है कि बस जो है 35 खंभों को 1 मिनट में पार कर लेता है। और खंभों की संख्या कितनी, दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। तो आपको क्या करना है? बस की रफ्तार निकालनी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, 112 किलोमीटर पर आवर, 102 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 110 किलोमीटर पर आवर, और आपको चौथा ऑप्शन दिया है 120 किलोमीटर पर आवर। देखिए 3 खंभे, 1 2 3, तो कितनी, ये 2, मतलब इन 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? जितने भी खंभे रहेंगे तो हम अगर बीच का गैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे 1 कम होता है। 3 खंभे हैं तो 2, तो 35 खंभे हैं तो कितने हो जाएंगे? 34। तो कुल दूरी कितनी होगी? 34 गुणित 50। देखिए 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ तक 50, खंभे 3, लेकिन दूरी कितने बार हुआ? 2 बार, तो 50 गुणित 2 की है। वैसे यहाँ पे की है, खंभे कितने हैं अपने पास? 35, लेकिन क्या हो जाएगा? ये इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? मीटर में है। समय कितना होता है? वो 1 मिनट में क्रॉस करता है। 1 मिनट में क्रॉस करता है। ये मीटर में है तो हम क्या करेंगे? ये क्या हो गई? हमारी दूरी हो गई। दूरी, समय कितना हो गया हमारे पास? 60 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 34 गुणित 50 बटे 60, 0 और 0 कैंसिल, 2 3 6, तो 17 पंचे 70 गुणित 3, यही हो गया। ये मीटर पर सेकंड में है। आपको ऑप्शन किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे हम बदलेंगे, किसका गुणा करेंगे? 18 बटे 5 का, तो 3 छक्का 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90। 1 मिनट, इसका गुणा शायद गलत किए हैं। 17 पंचे कितना होता है? 85 होता है। ठीक है, ये 85 होगा। तो ये अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102। तो कितना हो गया? 102 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंक का 3 गुना दूसरे अंक का 2 गुना से 5 अधिक हो। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है। प्रथम मान लिए x है, दूसरा कितना मान लिए? x + 1। जब भी क्रमागत संख्या होगी तो क्या रहेगी? 1 2 3, इनको हम क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो हम पहला अंक मान लिए कितना है? x है। आपको प्रश्न में दिया है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें जो प्रथम है, प्रथम अंक मतलब हम क्या माने हैं? पहला x, दूसरा क्या है? x + 1। तो प्रथम का 3 गुना किसके बराबर है? दूसरे के 2 गुने से 2x + 1 + 5, यही होगा। प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिए। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें प्रथम अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। ये हो गया आपका। प्रथम अंक x माने, द्वितीय कितना माने? x + 1 माने। तो प्रथम अंक का 3 गुना द्वितीय अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। ये हम लिख लिए, इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 3x बराबर कितना हो गया? 2x + 2 + 5, यही हो गया। इधर आ गया कितना हो गया? x, 2 + 5 7। तो प्रथम अंक कितना हो गया? 7, तो दूसरा अंक कितना हो गया? 8। ठीक है, बन जाएंगे ऐसे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी प्रश्न है, इसमें टाइम हमको नहीं लगना चाहिए। और मैं यहाँ पे पढ़ाते समय ये मान के पढ़ा रही हूँ कि आप सब चैप्टर एक बार पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं।
फिर भी यदि आपको किसी चैप्टर में लगता है दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमन और अजय, अमन और अजय, ये हमारा कौन से नंबर का प्रश्न है, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। अमन और अजय किसी दीवार को क्रमशः क्या करते हैं, 9 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। अमन और अजय किसी दीवार को 9 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। तो यदि दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अजय और अमन किसी दीवार को क्रमशः 9 दिन में और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा, आपको सीधे पता है 1/9 धन 1/12। 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो 4 धन 3 7/36। इसको क्या करेंगे, सही बटा में, ये क्या हो गया, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 36/7। तो 7 पंचे 35, एक सही 1/7 दिन में, एक सही 1/7 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 25% हानि पर, एक आदमी क्या करता है, एक मेज को 25% हानि पर क्या करता है, 4200 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति 25% हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा, ये आपको प्रश्न दिया है। ठीक है, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, प्रथम विक्रय मूल्य बटे कितना हो जाएगा, प्रथम विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस जो भी जितना प्रतिशत का लाभ या हानि दिया है वो, इज इक्वल टू द्वितीय, ये लेकिन प्रथम प्रतिशत जो दिया है, द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस द्वितीय प्रतिशत जो भी दिया है। ठीक है, तो प्रथम विक्रय मूल्य कितना है, 25% हानि पर 4200 रुपये में बेचता है, तो 4200 बटे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 100 ऋण 25 इज इक्वल टू द्वितीय विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, 100 क्या करना है, 25% लाभ पर, मतलब ये 25, तो कितना हो गया ये 4200 बटे 75, ये कितना हो जाएगा 125, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 125 बराबर कितना x, तो 25 दिया 75 और 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो 14 पंचे कितना हो गया 70, तो क्या करेगा वो 7000 रुपये में बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये बहुत इजी होते हैं लेकिन हम कई बार गलती कर देते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए, 16 के वर्गमूल, 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल कितना होगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4, 16 का वर्ग 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16, तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें बोला है 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के बाद 30 मिनट के अंतराल में बजती है। 3 घंटियां क्या है 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे 11 AM पर एक साथ बजी हैं तो वो अगली बार कब एक साथ बजेंगी। 3 घंटियां क्या हैं 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 11 बजे क्या हुआ, ये एक साथ बजी, तो अब नेक्स्ट टाइम में तीनों एक साथ कब बजेंगी। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 15, 20 और 30, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, मतलब 60 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटे। तो जब पहली बार वो 11 बजे बजी हैं तो अगली बार कब बजेंगी 12 बजे बजेंगी। ठीक है,
बन जाएंगे ऐसे प्रश्न आपके। इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, घंटियाँ बजती हैं या एक राउंड में एक गोल सर्कल में दौड़ रहे हैं और क्रमशः इस स्पीड से इस स्पीड से ऐसे दौड़ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है।